नमस्कार मित्रों, आज हम यूपीएसआई के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7वां सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। चलिए प्रश्न 1 की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है। अथ का विलोम इसमें अर्थ, अंत, इति, अथ। अर्थ का विलोम हमारा हो जाएगा इसमें इति। ये और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कबीर की उलट बाँसियों में कौन सा रस प्रमुख है। विभत्स रस, अद्भुत रस, करुण रस, शांत रस। तो इसमें हमारा हो जाएगा अद्भुत रस, बी ऑप्शन। अद्भुत रस कबीर की उलट बाँसियों की विशेषता है क्योंकि इसमें गूढ़ और विचित्र भावों को प्रकट किया गया है, जिससे पाठक या श्रोता को चमत्कृत हो जाते हैं। और प्रश्न नंबर 3 बढ़ते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपने से क्या छिपाना। तो इसमें अपना भी हो जाएगा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। जब कर्ता या वक्ता स्वयं के लिए कुछ काम करता है जिसे आप स्वयं खुद, तो वहाँ पे निजवाचक हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों को कितने भेद होते हैं। 2, 4, 8, 3। तो व्युत्पत्ति के विचार से हमारे शब्द होते हैं 3। ऋण होते हैं, यौगिक होते हैं और योग ऋण होते हैं। ऋण हुए शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं, जैसे घर हो गया, हाथी हो गया। इसमें अगर आप अलग अलग इनको करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। और जो यौगिक होते हैं 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ अलग करो शाला अलग, सबका अर्थ अलग निकलेगा। रसोई घर, रसोई अलग घर, दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है और 2 शब्दों के मिल के बने ही यौगिक होंगे। और योग ऋण होते हैं वे यौगिक शब्द जिनका विशेष अर्थ होता है, जैसे जलज, नीलकंठ, ये सब योग ऋण में आएंगे जिनका कोई विशेष अर्थ निकलता हो। तो इसमें कौन सा आएगा हमारा 3, यानी डी ऑप्शन है ना। प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि भारत के विभाजन की त्रासदी है। राग दरबारी, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी, झूठा सच। तो इसमें हमारा झूठा सच हो जाएगा, डी ऑप्शन। कहाँ गया डी ऑप्शन, हाँ ये भारत के विभाजन के जो आधारित है वो उपन्यास झूठा सच है। यह यशपाल जी द्वारा लिखित है। यह देश के विभाजन और उसके बाद सांप्रदायिक दंगों, हिंसा, सामाजिक उथल पुथल को विस्तृत चित्रण करता है। प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे। इनमें से 6 थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब पढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। जब राम आया, श्याम सो रहा था, शाबाश, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, मैंने किताब पढ़ी है। तो आप पहले अर्ध विराम का आप चिन्ह बताएं। अर्ध विराम का ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, अरे थोड़ा बंद कम रहा है, ऐसे, अरे ऐसे ऐसे बनता है। तो इसमें किस में है, ये आलस्य, ये अपना सी, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, यहाँ पे ये रहा, ये बना हुआ है ना, यहाँ पे सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 7वां, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। मतलब हिंदी का क्या स्वरूप है। तो विश्व भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो हमारी जो हिंदी है वो राजभाषा है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8वां हो गया, खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। नहीं, थोड़ा गौर करिएगा। खोज का मतलब होता है अनुसंधान होता है, तलाश भी होता है ना। खोज जब कुछ ही चीज़ की करो तो वहाँ पे जिज्ञासा भी होती है, लेकिन इच्छा पूर्ति खोज का अनेकार्थी नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, परमेश्वर में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी, कर्मधारय। तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय में ऐसा होता है कि इसका समास विग्रह अगर करेंगे, परम है जो ईश्वर, यानी कि पहला पद विशेषण है, दूसरा ईश्वर यानी विशेष है, इसलिए यहाँ कर्मधारय हो रहा है। कर्मधारय समास में दोनों को पदों के बीच विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है।
प्रश्न नंबर 10वां, साहित्य को जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो साहित्य की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 11वां, इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो हम देखते हैं 36, 10, 32, 33। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 33 होते हैं। थोड़ा जूम आउट करते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया का बहुवचन बनता ही नहीं है, छाया हमेशा छाया रहती है, चाहे एक वचन का हो बहुवचन, वही ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 13, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, लोकोक्त का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। जल समाध ले लेना, परिश्रम करते रहना, पानी में ढूंढना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रीना ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, रीना ने 2 चिट्ठी लिखी, रीना ने 2 चिट्ठी लिखी, रीना 2 चिट्ठी लिखी। पढ़ने में ही थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसमें हो जाएगा हमारा रीना ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इलायची, अग्नि, उल्लास, आश्चर्य। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इलायची। इलायची तद्भव में लिखी हुई है ना। उल्लास का तद्भव अगर देखा जाए, ये सब तत्सम में लिखे हैं। आश्चर्य का अचरज कह सकते हो, अग्नि का आग कह सकते हो, उल्लास का हुलास कह सकते हो। इलायची पहले से ही तत्सम में तद्भव लिखी है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? शब्द के पहले, शब्द के बाद, शब्दों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय हमेशा आप जानते ही हैं शब्दों के बाद आता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, शब्दों के पहले उपसर्ग आता है। प्रश्न नंबर 17वां, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग, आगत उपसर्ग, निपात, अव्यय, प्रत्यय, तो इसे आगत उपसर्ग कहते हैं, है ना, आगत उपसर्ग। और प्रश्न नंबर 18वां देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धैर्य, धोती, धान, दाहिना। तद्भव नहीं है, यानी कि सभी इसमें से कोई 3 तो तद्भव हैं और एक जो होगा वो हमारा तत्सम होगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? धैर्य। कौन सा तद्भव नहीं है, यानी 3 तद्भव हैं, एक तत्सम में लिखा है। तो हमारा धोती का हो जाता है तत्सम में धौत, और धान का धान्य हो जाता है, दाहिना का दक्षिण होता है ना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19वां, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अनुपम, अनुचित, अनुगमन, अनिच्छा। तो इसमें हमारा आप देख पा रहे हैं क्या होगा, इसमें अन उपसर्ग पूछा है, अन। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? अनुगमन वाले में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि इसका हो जाएगा अनुधन गमन, अनुगमन होता है। अनु उपसर्ग और गमन मूल शब्द का होगा। अनुगमन करते किसी के पीछे चलना, है ना। प्रश्न नंबर 20वां, जहाँ पहुँचा ना जा सके एक शब्द, अगम्य, आगम, अगमय, अनजान। तो उसका हो जाएगा हमारा अगम्य, सी ऑप्शन। नशीला शब्द कौन सा प्रत्यय है? नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय आप जानते हैं लास्ट में आता है। नशीला में कौन सा प्रत्यय? ईला प्रत्यय आ रहा है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22वें की तरफ। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में बार बार आवृत्ति हो, वहाँ क्या होता है? कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे 6 का अनुप्रास होता है यहाँ पे, हाँ ऑप्शन सी है। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में बार बार आवृत्ति हो, वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। यह अलंकार अनुप्रास के भेदों में से एक होता है ना। जहाँ एक या एक अधिक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, तो वहाँ आप जानते हैं अनुप्रास होता है। लेकिन
जब एक ही वर्ण, एक ही क्रमाकार आए तो वहाँ 6 का अनुप्रास। प्रश्न नंबर 23 है, रिपु आंतन की कुंडली कर जोगनी चबात, पीबई में पागी बनो, जुबद जलेबी खात। यहाँ कौन सा रस है? क्रोध, रौद्र, भयानक, बीभत्स। तो यहाँ कोई घृणित वस्तु के बारे में बताया जाए। घृणित व्यक्ति या घृणित चीज़ों को देखकर या उनके बारे में विचार करने पर मन में उत्पन्न होने घृणा या ग्लानि क्या कहलाती है? वो बीभत्स रस कहलाती है, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 24वां, आंधी आवे बैठ गंवावे, लोकोक्त क्या उपयुक्त अर्थ? संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार उठा लेना, मात्र कल्पना, हार मान लेना, हथियार गिरा देना। हथियार डाल देना मतलब हार मान लेना, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य को नहीं दर्शाता? रोशनी फल बेचती है, विनय से चला नहीं जाता, राम कपड़े सिलता है, मैं अब काम नहीं करता। इसमें विनय से चला नहीं जाता ये कर्तृवाच्य को नहीं दर्शाता, बल्कि ये भाववाच्य में आता है। भाववाच्य में होता है, भाव प्रदान होता है, ना कि कर्ता या कर्म, है ना। प्रश्न नंबर 27वां, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? गुवाहाटी, आगरा, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो ये है हमारा आगरा में, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। प्रश्न नंबर 28वां है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो क्या है? पवनाश, सिंदूर, सरीसृप, उरग। तो अहि का ये सिंदूर नहीं है, सिंदूर नहीं है। अहि का मतलब, अहि का अर्थ होता है एक सांप, और सिंदूर का अर्थ होता है हाथी। अन्य विकल्प जैसे पवनाश, उरग, सरीसृप अहि के पर्यायवाची हैं, है ना। अहि का पर्यायवाची लेकिन सिंदूर नहीं है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 29वें, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत। तो ये हमारा हो जाएगा इसमें निहार, ऑप्शन ए। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे निहार, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। अब प्रश्न नंबर 30वां है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954, 4 मार्च 1955, 10 मार्च 1956, 10 मई 1957। तो ये हमारा हो जाएगा 12 मार्च 1954 साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 31वां, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? समाचार पत्र, राजपत्र, तारपत्र, सोशल मीडिया। तो हमारा राजपत्र यानी गजट में होता है ये प्रकाशन, है ना। अब चलिए एक पैसेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले पैसेज पढ़ते हैं। साहित्य जगत की प्रचलित दो अवधारणाएं, कला जीवन के लिए तथा कला कला के लिए। वस्तुतः कला मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोण का प्रतिफलन है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला जीवन के लिए सिद्धांतानुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना एवं शिक्षा माना जाता है। इस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन, सुधार और महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। कला उनके लिए वांछित सिद्धांतों के प्रचार का प्रमुख साधन होती है। दूसरी ओर कलावादी कला को मात्र सौंदर्यानुभूति एवं आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति एवं आस्वादन का साधन मानते हैं। उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य के लिए स्वतंत्र एवं निरपेक्ष महत्व में की प्रतिष्ठा में है। इसके साथ ही कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कला स्वतः पूर्ण एवं आत्मनिर्भर मानी जाती है, जिसका प्रयोजन किसी भी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता, ना ही जिसका सौंदर्य परक प्रतिमानों से इतर किसी प्रकार के नैतिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक मानदंडों के से मूल्यांकन ही किया जा सकता है। कालक्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए का सिद्धांत अधिक प्राचीन है। इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 32वां देखें, साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? कला का नैतिक मानदंडों का मूल्यांकन किया जा सकता है। कला का सौंदर्य परक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है। कला का राजनैतिक मानदंडों से मूल्यांकन किया जाए, कला का सामाजिक मानदंडों से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा सौंदर्य परक प्रतिमानों से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ये देखिए ना लिखा हुआ है, कला के मूल्यवादी सौंदर्यकारी दृष्टिकोण का प्रतिफलन है, यहीं से इसका हम कर सकते हैं। तो कहाँ गया ये? ऑप्शन बी कला। प्रश्न नंबर 33वां, कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण
अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है? काव्य का मूल प्रयोजन आनंद अनुभूति है। काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है। काव्य का मूल प्रयोजन आस्वादन है। काव्य का मूल प्रयोजन सौंदर्य अनुभूति है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा कौन सा? काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना करना है ना? ऑप्शन बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 34वां, किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? मूल्यवादी, कलावादी, मूल्यवादी तथा कलावादी, कोई भी नहीं। तो इसमें हम मूल्यवादी को हम सामाजिक परिवर्तन सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं, मूल्यवादी को। ठीक है। प्रश्न नंबर 35वां पढ़ते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। बी ऑप्शन। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे आप विस्मयोदक, जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, ये सब विस्मयादि में आते हैं। लेकिन संबंध वाले में जब संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से दिखाते हैं तो वहाँ समुच्चय बोधक होता है। प्रश्न नंबर 36वां, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय लास्ट में आता है, आपको पता ही है। सन, सनसन, हट, आहट। तो इसमें आहट है, सनसनाहट में आहट है, प्रत्यय पूछा है। 37वां प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र क्या है? प्रताप, चांद, इंदु, मतवाला। प्रताप है। प्रश्न नंबर 38, अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अमृत एवं विष किसकी है, बताइए। ये अमृत एवं विष, अमृत से रिलेट करें, याद करने के तरीके से बता रहा हूँ। अमृतलाल नागर जी की है ये। प्रश्न नंबर 29वां, मेरे पिताजी के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक? मेरे पिताजी के लिए चाय लाइए, इसमें संप्रदान कारक है। कहाँ है? डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 40वां, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परामर्श, परमर्श, परामर्श, डी। ये परामर्श, यही सही लिखा है, डी ऑप्शन। आशा करता हूँ आप लोग आज कुछ नया सीखे होंगे, कुछ नए शब्दों को तो ज़रूर सीखे होंगे, कुछ नई रचनाएं सीखे होंगे। आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही कुछ ना कुछ रोज़ आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही आप ज्ञान बढ़ाएंगे तो सागर बनेगा एक दिन। धन्यवाद। और अपना अपना स्कोर कार्ड कमेंट में ज़रूर करें। धन्यवाद।